नीलम सक्सेना पेज पर फेसबुक लाइव के साथ लिटरेरी वॉरियर ग्रुप की तरफ से मैं रश्मि साबले आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कहते हैं ना कि अभी 2-3 दिनों से यही बात चल रही है कि कोई एक दिन ही हम क्यों विमेन्स डे मना रहे हैं या महिला दिवस मना रहे हैं। सच कहूँ तो महिलाओं का या फिर औरत ये शब्द ही इतना बड़ा है, इतना विस्तार है इसमें कि एक दिन काफ़ी नहीं, इसलिए आज हम फिर आ गए हैं विमेन्स डे ही मनाने। लेकिन उसके पहले कुछ लाइनें, सीमाओं को तोड़कर आगे बढ़ती, सीमाओं को तोड़कर आगे बढ़ती, हर चुनौती को विजय में बदलती, जीवन के हर क्षेत्र में अपना परचम लहराती, पुरुष के कंधे से कंधा मिलाकर चलती, सम्मान का एक दिन नहीं, सम्मान का एक दिन नहीं हर दिन है तुम्हारा, तुम्हारे बिना अधूरा है संसार सारा। एक खास दिन ही क्यों बनाया, एक खास दिन ही क्यों बनाया, हमने तो महिला दिवस हर रोज है मनाया। तो फिर से मैं आप सभी दर्शकों का, श्रोताओं का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। महिलाओं की बात चल रही है तो आज एक बहुत ही खूबसूरत सफर पर हम चलेंगे। ये सफर महिलाओं का, यहां से वहां तक का। और इसका विषय आज का है कि जो पारंपरिक पितृसत्तात्मक समाज में महिलाओं की भूमिका बच्चों को जन्म देने वाली और घर संभालने संभालने वाली के रूप में देखी जाती है, जबकि आधुनिक समाज में उन्हें जीवन के सभी पहलुओं में समान भागीदारी दी जाती है। ये विरोधाभास क्यों? क्या ये हमेशा से ऐसा चला आ रहा है? न जाने कितने सवाल हैं। क्या ये हमेशा से चला आ रहा है? समय के साथ उनकी भूमिका कैसे बदली? ये सब जानने के लिए आज हम एक साथ आए हैं। और बस मैं अब इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए आपका तारुफ करवाऊंगी हमारे आज के अतिथि गणों से। मैं सच बोलूं, मैं आज इन दोनों अतिथियों को सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि ये मेरे गुरु समान हैं। मैं इनसे बहुत कुछ सीख रही हूँ साहित्य के बारे में। और इनमें एक हैं अनूप जालान जी, बिल्कुल दिल से इनका स्वागत है। और डॉक्टर अपर्णा प्रधान दी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले मैं इनका छोटा-सा परिचय देना चाहूँगी, क्योंकि अगर मैं इनका पूरा परिचय देने लगी तो ये समय कम पड़ जाएगा। सबसे पहले अनूप जालान जी, ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट हैं, राइटर हैं, पोएट हैं, म्यूजिशियन हैं एंड ही इज आल्सो एन आईआईएम alumnus and was associated with software industry for the past 20 years and more. While being an ardent student of music and literature, he now follows his passion for writing, researching and singing. तो आपका बहुत बहुत स्वागत है अनूप जी। और फिर हमारे साथ पटल पर हमारी एक और अतिथि डॉक्टर अपर्णा प्रधान। इनके बारे में क्या कहूँ, ये एक बाइलिंगुअल राइटर हैं, ऑथर हैं, पोएटेस हैं, स्टोरी टेलर हैं, लिरिसिस्ट हैं, मॉडरेटर हैं और उससे भी बड़ी एक आर्टिस्ट। She has authored 8 books, contributed in 60 international and national anthologies, and around 400 articles in leading newspapers, magazines, and journals. She has been honored with Rabindranath Tagore Award for Outstanding Contribution in Literature, Savitribai Dada Saheb Phalke Women Achievers Award, and the Asia's prestigious award, Golden Book Award. तो आपका भी बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर अपर्णा प्रधान जी। तो विषय बहुत बहुत धन्यवाद। विषय पर बात करने के लिए सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूंगी अनूप जी आपको। आपके क्या विचार हैं ये ट्रेडिशनल पेट्रियार्कल सोसाइटी से आज की मॉडर्न सोसाइटी तक का जो महिलाओं का सफर है, वो आप किस नजर से देखते हैं? देखिए, मेरा जो इस पे जो रीडिंग मैंने की है, उससे जो मुझे सामने चीज जो आई है वो ये कि हम सोसाइटी है वो बदलती रही है
और जैसे जैसे सोसाइटी बदली है उसके साथ साथ में सभी कुछ बदला है। किस तरह से लोग रहते हैं, किस तरह से किस नजरिए से लोगों औरतों को देखते हैं वगैरह, सब चीज उस तरह से वो बदलती रही है। तो अगर आप जैसे देखें कि एग्रीकल्चर जो हम खेती बाड़ी बोलते हैं और पशुपालन, ये करीबन 20-25 हजार साल पहले शुरू हुआ। उसके पहले जो थे या तो शिकार करके जीते थे या इधर से उधर से जो भी फल फूल वगैरह जो भी तोड़कर मिल जाता था उससे जीते थे। तो उस समय की जो सोसाइटी थी, तो साइंटिस्ट का आज का इनका मानना यह है कि उस समय की सोसाइटी में जो औरतें थी और जो मर्द थे वे दोनों शिकार करते थे। दोनों जाते थे खाना ढूंढना। उनके लिए सबसे प्रथम मेन उनका काम वही था कि खाना लाना, खाना कहाँ से मिलेगा। पर उनके सामने जो सवाल था वो ये था कि मनुष्य का बच्चा जो है, जो शिशु है, उसको खुद के पैरों पर खड़े होने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। आप अगर पशुओं को देखो कि जैसे जिराफ का बच्चा है वो 10 मिनट के अंदर पेड़ पे खड़ा होकर भाग सकता है। हाथी का बच्चा है वो खड़ा होता है, जन्मते से ही खड़ा होता है, खड़ा होके अपने आप वो चल के जाता है, माँ के स्तन तक जाता है, दूध पी सकता है। पर अच्छा, बंदर के बच्चे को आप देखिए, वो बंदर का बच्चा एक दिन का भी बच्चा नहीं होगा, पर माँ उसको जस्ट इतना सा चिपका लेगी और वो माँ को टाइट पकड़कर, माँ एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूद कर जा रही है, बच्चा गिरेगा नहीं, वो बच्चा इतना पकड़ के रखता है माँ। हाँ। पर मनुष्य के बच्चे में इतनी ताकत नहीं है। उसको चलने को 1 साल लग जाता है और समाज में रह के वो खुद की कमाई से खुद का खाना पीना कुछ कर सके, वो करते करते तो उसको बहुत टाइम लगती। तो उस समय तक फिर शिशु को देखभाल कौन करेगा? अगर माँ बाप दोनों शिकार करने गए हुए हैं तो देखभाल कौन करेगा? ये जो सवाल था, तो वो उस समय की जो बूढ़ी औरतें थी, ये उनके ऊपर ये आता था काम कि जैसे वो अपने बच्चों को भी संभाल रही है, आसपास में कुछ जो खाने पीने को मिल रहा है वो भी इकट्ठा कर रही है, उसमें भी मदद कर रही है। तो वो उस तरह से था। तो उस समय जो था, उस समय ये फर्क नहीं था कि भाई लेडीज का काम है तो सिर्फ बच्चे पैदा करना है या उसको शिशु को देखना है। वो शिकार पर भी जाती थी। जैसे मेस्टोडोन जैसे जो ह्यूज हाथियों से भी बड़े, जो उस समय के हाथियों के समान के थे, उनके जहां पर शिकार हुए वहां पर उनको औरतों के मिले हैं कि शव उनके साथ में औरतें वहां पर उनके शिकार पर जाती थी। तो ये नहीं है वहां पर उस समय का, तो वो जो ट्रेडिशन था वो एक ट्रेडिशन था। बहुत फिर बड़ी उसके बात। बाद में जब एग्रीकल्चर शुरू हुआ, खेती बाड़ी शुरू हुई, तब क्या हुआ कि आप एक जगह पर रहने लगे। एक जगह पर रहते हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं, धान उगा रहे हैं वहां पर, और आपके पास में अब पक्के घर हो गए जिसके अंदर आप रहते हैं, एक जगह रहते हो, उसमें सामान भी और आने लग गया। जब तक आप नोमैडिक लाइफ आपकी है, आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हो, आपके पास सामान कुछ नहीं है। आप एक घर में है तो आपके पास में कपड़े भी हैं, बर्तन भी हैं, जेवर वगैरह भी हैं, सब सामान आने लग गए। तो एक ट्राइब वाले, एक जाति वाले दूसरी उसके ऊपर हमला करके उसकी चुराने की कोशिश करते थे। तो ये सिचुएशन जब आई तब हुआ ये कि मर्दों को वहां पर 2 काम आ गए कि एक तो काम ये आ गया कि अपनी जो प्रॉपर्टी है उसको, उसकी देखभाल करना, उसकी सुरक्षा करना। ये प्रॉपर्टी नहीं थी तो सुरक्षा क्या चीज की करते, अब प्रॉपर्टी आ गई तो सुरक्षा करनी है। और दूसरी जो चीज उसके अंदर साथ में आई उनके उस समय, कि जहां पर मैं अपनी प्रॉपर्टी को की सुरक्षा का ध्यान दे रहा हूं, वहां मेरी नजर दूसरे की प्रॉपर्टी पर भी है और मैं हो सके वहां तक उसकी प्रॉपर्टी भी छीन कर लाना चाहता जी। तो ये जो चीज में है, मर्दों का काम उस तरफ चला गया। तो जब मर्दों को वो करना है तो फिर वो बच्चों का कैसे ध्यान रखेगा? बिल्कुल सही। नहीं है। तो वो वहां पर
बच्चों का जो काम था वो आ गया औरतों पर। और औरतों का ये नहीं था कि भाई सिर्फ वो बच्चों का ही देखभाल कर रही है, वो खेती वगैरह में भी सारा काम करती है। जो बूढ़ी औरतें हैं वो थोड़ा घर का काम करती है, तो औरतें जाकर खेतों में काम करती है। और ये जो चीज थी आज भी आपको रूरल जो भी एरियाज है वहां पर आपको आज भी ये लाइफस्टाइल मिलेगी। हम बोलते हैं कि देखो लेडीज काम नहीं करती, उनको सिर्फ घर पे बैठा के नहीं, ऐसा नहीं। आप कहीं पे भी जाकर देखिए आपको खेत में वहां पे बराबर की औरतें मिलेगी काम करती हुई। बिल्कुल सही। तो ये जो चीज है ये एग्रीकल्चर के साथ में चेंज आ गया। तो एग्रीकल्चर के बाद में जो आया हमारे पास में इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया, सर्विस सेक्टर आ गया, बड़े शहर हो गए। तो अब यहाँ पर जो है घर छोटे हो गए, उतने बड़े परिवार नहीं है, तो अब वो दादा दादी नाना नानी बैठ के सब बच्चों को संभाल रहे हैं, वो पॉसिबल नहीं है। तो अब क्या करें? तो अब इनके पास में चॉइस कम रह गई जी। तो जब तक बच्चे बहुत हो रहे हैं तब तक क्या है कि औरत जो है वो उतनी शरीर से काम नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसको महीना 1.5 महीना 2 महीना लगता है कि वो वापस बच्चे के बाद में उसमें ताकत है कि वो कुछ करे, और इतने में उसको फिर दूसरा बच्चा तैयार है। जी। तो उसके लिए ये था कि भाई इस तरह की सिचुएशन में वो घर पर रह के बच्चों का संभालेगी, तो वो भी जरूरी काम है। ये नहीं है कि बच्चे नहीं, अगर आप नहीं संभालोगे तो नस्ल खत्म हो जाएगी। जी। तो ये जरूरी काम था। पर अब क्या हुआ कि जो बच्चे जो है पहले, जो आपने भी अगर देखा होगा आपके दादा दादी नाना नानी वगैरह के जमाने में, कि किसी के 10 बच्चे हैं, किसी के 8 बच्चे हैं, किसी के 12 है। अब आपको कितने लोग मिलते हैं जिनके 12 बच्चे हैं भाई? जी। कोई। तो आप जो है बच्चे इतने कम हो गए तो औरतों के पास में टाइम भी ज्यादा हो गया कि वो काम भी कर सकती है। प्लस ये कि वो काम का तरीका बदल गया। शहरों में है, छोटे परिवार हैं, आप फैक्ट्री में ऑफिस में जाके काम कर सकते हैं, फैक्ट्री में जाकर काम कर सकते हैं, तरह तरह के, तो काम का तरीका बदल गया। तो अब अगर हम बोले कि नहीं भाई हमको जो 100 साल पहले, 200 साल पहले, 1000 साल पहले जो सिस्टम हमारे लागू थे, हम वही सिस्टम से आज भी चलेंगे, यहाँ गड़बड़ हो जाती है। तो सोसाइटी का काम करने का तरीका बदल गया, पर जो विचार थे वो विचार धीरे धीरे बदलते हैं, विचार उतने जल्दी नहीं बदलते। और ये जो पिछले 100 साल में इतना ज्यादा चेंज आया, इतना फास्ट चेंज आया, जैसे मेरे मामा मुझे बोलते थे कि बेटा हमने वो जमाना देखा है कि जब गाड़ियां क्या होती थी हमको पता नहीं था। घोड़ा गाड़ी पे इस पे चले गए, मोटर गाड़ी क्या होती थी कभी देख ली किसी के जाते, अरे मोटर देखी आज मैंने। बिजली घरों में आती नहीं थी, फोन रेडियो वगैरह का तो सवाल ही नहीं था। और उससे बोले आज का जमाना ये आ गया कि मैं यहाँ पर बैठे मेरे पोते से अमेरिका में देख सकता हूँ, उसको बात कर सकता हूँ। तो बोले ये जो चेंज आया, बोले 80 साल में इतना बड़ा चेंज आ गया, पर लोगों की जो थिंकिंग है, लोगों का सोच है, वो उतनी जल्दी चेंज नहीं आ सकता, उसको टाइम लगती है। और वो टाइम लगती है इसलिए ये सारी रगड़म पट्टी होती है कि अरे तुम इसको ऐसा नहीं करने देते, उसको वैसा नहीं करने देते। तो आज के हिसाब से देखो तो आज की चॉइसेस हमारे पास में है, पर हमको थोड़ा उसके ऊपर विचार करके समझ के करना पड़ेगा कि क्या चॉइस हमको लेनी चाहिए। अनूप जी, मैं बिल्कुल भी मतलब आश्चर्य नहीं हो रहा है, इतनी खूबसूरती से आपने हर युग में जो स्त्रियों की भूमिका है वो समझाई और बताई आपने कि जो सोच है वो इतनी जल्दी बदलेगी नहीं। भले ही रहने का तरीका बदल गया है या बाकी चीजें बदल गई हैं, तो वापस आपके पास हम आएंगे। और अब मैं विचार जानना चाहूंगी अपर्णा, डॉक्टर अपर्णा प्रधान दी का। दी, आपका स्वागत है। धन्यवाद रश्मि। ये जो नारी के ऊपर विषय है ये मेरे दिल के बहुत करीब है, आज से नहीं सालों से। और जब समाज में आप 4 चीजें देखते हैं तो आपके मन में और भी ज्यादा
उत्सुकता होती है कि एकदम से ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि नारी जो है वो समाज का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है और उसके बिना किसी समाज या देश की तरक्की की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। और हमारे ही हिंदुस्तान में वैदिक काल में जो देखा जाए तो हम लोग का इतिहास देखा जाए तो वैदिक काल में नारी का स्थान बहुत सम्माननीय था, समान अधिकार थे और शिक्षा में भी भागीदार थी, धार्मिक अनुष्ठान में भी उनकी भूमिका बहुत रहती थी। और जैसे कहते हैं ना, जो भी धार्मिक काम होते थे बगैर नारी के साथ में हुए वो संपन्न नहीं माने जाते थे। बिल्कुल सही बात। हाँ, बिल्कुल और सही कहा आपने। हाँ, रामायण में भी इसका जिक्र है। हाँ, अब जैसे इंद्राणी है जो इंद्रदेव की पत्नी है, वो उनकी पूजा हर उसमें करी जाती थी, धार्मिक संस्कार और अनुष्ठानों का वो हमेशा हिस्सा रही हैं। और विवाह और पारिवारिक जीवन के लिए भी उन लोगों को ये नहीं होता था कि माँ बाप ने सेलेक्ट कर लिया कि हाँ हम इस लड़के से तुम्हारी शादी कर देंगे, नहीं, उनको भी होता था, स्वयंवर होता था, उनको भी हक होता था कि वो अपने लिए चुन लें, लड़का चुन लें। तो उनका पालन पोषण उस तरह से होता था। और जैसा अनूप जी ने बोला कि वो बाहर भी निकलती थी, समाज में बहुत उनकी इज्जत होती थी, धार्मिक और सामाजिक स्वतंत्रता उनको बहुत बड़ी मिली हुई थी, सबसे बड़ी बात तो ये है। और कहते हैं ना कि एक ऋषि थे, कणव ऋषि, उनकी जो पत्नी थी उनका नाम था विष्णुपदी, उनको भी एक देवी समान माना जाता था और वो अपनी इच्छाओं और आकांक्षाओं के हिसाब से जीवन व्यतीत करती थी उस जमाने में, वैदिक काल में। तो कुल मिला के मैं ये कहूंगी कि वैदिक काल में नारी को एक बहुत सशक्त, सम्मानित स्थान मिला था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय निकलता गया, मध्यकाल में नारी की स्थिति पर बहुत सारे प्रतिबंध लगे। इसके 2-3 कारण भी थे। एक तो भारत में कभी कोई राज हो गया कि मुस्लिम का आ गया, कहीं पर्दा सिस्टम शुरू हो गया, क्यों नारियों को सुरक्षा चाहिए होती, तो वो लोग अंदर ही रहने लगे। पर्दा सिस्टम तभी से शुरू हुआ ताकि लोगों की गंदी निगाह उन पे नहीं पड़े। और उसके बाद जब वो घर के 4 दीवारी में रहने लगी तो फिर उस जमाने में पितृसत्ता समाज जो था, उनको लगा कि हाँ ये घर के अंदर ही रहना चाहिए, इन लोगों को, पुरुषों को बहुत उसमें महत्व मिला। परिवार में भी पुरुषों की भूमिका बहुत अहम रही, परिवार की देखभाल, आर्थिक जिम्मेदारी, अन्य महत्वपूर्ण कामों के लिए उनको जिम्मेदार समझा गया और इसी वजह से उनको घर की देखभाल के लिए और बच्चों के पालन पोषण तक सीमित कर दिया। थोड़े से कानून भी बने, सामाजिक भेदभाव फिर होना शुरू हो गया, थोड़ा सा उनकी पढ़ाई को लेकर भी वो सब चलने लगी। तो भारत का पारंपरिक जो समाज है वो जहाँ पुरुषों को परिवार का मुखिया माना गया, महिलाओं को घर की देखभाल करने के लिए उन्होंने सोचा कि ये ठीक है और उनके शिक्षा, रोजगार या सामाजिक गतिविधियों पर थोड़ा सा रोक टोक लगाई गई। वो 4 दीवारी में रहने लगी। उनके ऊपर तरह तरह के बहुत सारे कवियों ने उनके बारे में लिखा भी और उनको एक घर की 4 दीवारी की गुड़िया समझ के अंदर केंद्रित कर दिया। उसके बाद में हमारा समाज में जो बदलाव आया है वो आधुनिक काल में समाज बदलने लगा। लोगों को समझ में आने लगा कि नहीं, औरतों की शिक्षा बहुत ज़रूरी है और जब तक औरतों को शिक्षा नहीं मिलेगी हमारा समाज नहीं सुधर सकता है। वो संकीर्ण सोच जो हम लोग लेके चलते रहे हैं वो नहीं हो सकता। फिर सामान्य अधिकार प्राप्त हुए, शिक्षा देने शुरू हुई, लोग औरतों को मतदान का अधिकार मिला, नौकरी करने के अवसर भी मिले। आज दुनिया में जगह जगह आप देखिए हिंदुस्तान की औरतें या और जगह की औरतें तो सबसे ज्यादा भूमिका में जो परिवर्तन आया वो शिक्षा और जागरूकता में आया और दृष्टिकोण बदलने लगा। जब महिलाएं आगे बढ़ी तो ठीक है, परिवार से भी थोड़ा सा उनको रिजेंटमेंट मिला लेकिन थोड़ा सा सपोर्ट मिला
और आर्थिक स्वतंत्रता भी उन लोगों को हासिल हुई। लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगी कि एक मुट्ठी भर औरतों के जागरूक होने से ये नहीं कहेंगे कि हाँ हमारा समाज बदल गया है, अभी भी बहुत कुछ बाकी है। आज भी परिवार में वो जो सास बहू की रिलेशनशिप है या ससुराल का जो वो है कि हाँ तुम ससुराल में हो, तुम्हें इस तरह से करना चाहिए, कुछ नियम है, वो स्वतंत्रता मिलना भी बहुत ज़रूरी है। राजनीतिक अधिकार भी मिले हैं, सामाजिक आंदोलन में भी औरतें हिस्सा ले रही हैं, बदलाव आना शुरू हुआ है और लगातार औरतें घरेलू काम भी देखती हैं। ऐसा नहीं है कि औरतें सिर्फ आके अभी जो नौकरी कर रही हैं वो घर नहीं देख रही हैं, वो घर भी देख रही हैं। तो मैं तो ये कहूँगी कि नारियां जो हैं वो बहुत ही सक्षम हैं, बहुत सक्षम है, समर्थ है। और मैंने एक कविता लिखी थी, मेरा परिचय, उसकी चंद लाइनें मैं नारी के लिए बोलना सुनाना चाहूंगी। बिल्कुल। मैं कौन हूँ? मैं नारी हूँ, मेरी पहचान नजरों से ना जांचो, पढ़ो मुझे। मैं हूँ सत्यम शिवम सुंदरम, भक्ति साधना और संयम। मैं क्या हूँ? अनुमान न लगाओ, समझो मुझे। झांको हृदय के भीतर मेरे, नदिया की रवानी हूँ, मैं हूँ गंगा जमुना सरस्वती का संगम। मेरा रूप अनदेखा ना करो, गौर से देखो मुझे, हर रूप में रमणीय दिखती हूँ। शक्ति स्वरूपा हूँ, मैं हूँ दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती काली का संगम। और अंत में मेरा अस्तित्व संपूर्ण हूँ, समर्थ हूँ, सक्षम हूँ, सौंदर्य हूँ प्रकृति का, अपने आप में पूरी कायनात हूँ, मैं ही प्रकृति हूँ। तो ये कहना कि नारी सिर्फ 2 अक्षर का शब्द है, लेकिन इसमें पूरा ब्रह्मांड बसा हुआ है। और जैसे नारी को जिस परिवार में आप देखिए नारी को सम्मान मिलता है और बढ़ावा मिलता है, वो परिवार हमेशा तरक्की के तरफ अग्रसर ही रहते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगी सब लोगों से कि अगर आप किसी स्त्री में या लड़की में या नारी में कुछ देखते हैं कि इसमें आगे बढ़ने की क्षमता है, तो उसको सहारा दीजिए। और नारी ही सबसे बड़ा नारी का समाधान है। अगर आप चाहते हैं नारी आगे बढ़े, तो नारी को ही सबसे आगे बढ़ के आना पड़ेगा और पूरा अपना सहायता देनी पड़ेगी और सपोर्ट देना पड़ेगा कि हाँ हम तुम्हारे साथ हैं, आगे बढ़ो। मेरी सोच ये है। बहुत, एक तो आपने व्याख्या बहुत अच्छी की, ऊपर से आपने जो कविता सुनाई वो पूरा सार था जो आपने कहा। और आपने जैसे कहा कि नारी ही नारी का समाधान है, वो बिल्कुल सही। लेकिन मैं थोड़ा सा और उसमें जोड़ना चाहूंगी। अभी पिछले 1 हफ्ते से मैं आपसे और अनूप जी से बात कर रही हूँ इस विषय पर, क्योंकि आपको पता है कि मैं कैसी जिज्ञासु टाइप की हूँ। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है, एक मिनट इंटरप्ट करूंगी कि खाली नारी को नारी का समाधान ही नहीं, नारी को पूरे परिवार का सपोर्ट मिलना बहुत जरूरी है। चाहे वो पति हो, चाहे भाई हो, पिता हो या बेटा हो, अगर जिस नारी को वो सपोर्ट मिलेगा वो हमेशा आगे बढ़ती ही रहेगी, उसको पीछे खींचने वाला कोई नहीं होगा। सही। इसीलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स दे रहे थे कि जैसे हमारा जो लिटरेरी वॉरियर ग्रुप है, इसमें बहुत सारी कवित्रियां हैं, तो उन्हें भी कहीं ना कहीं जीवन में किसी पुरुष का जरूर प्रोत्साहन मिला होगा, भले ही छोटा सा ही, लेकिन उन्हें भी हम अनदेखा नहीं कर सकते। जैसे पिछले 1 हफ्ते से अगर मुझे किसी ने संभाल कर रखा है इस विषय पर, तो अनूप जी आप हैं, अपर्णा दी आप हैं। मैं आप लोगों से बहुत कुछ सीख रही हूँ। लेकिन हमारा जो प्रोग्राम है आज श्रोताओं के कारण भी चरम सीमा पर पहुंच रहा है, तो मैं उनके नाम जरूर लेना पसंद करूंगी, उन्हें धन्यवाद देना पसंद करूंगी कि उन्होंने अपने विचार भी हमारे तक पहुंचाए। एक तो मैं पढ़ना भी चाहूंगी। नीलम सक्सेना दी हैं, उन्होंने साहित्य के बारे में लिखा है, और मैं सच बताऊं, नीलम सक्सेना दी वो हैं जो हर दिन साहित्य दिवस मनाती हैं महिला दिवस के साथ। मैत्रेयी जोशी हैं, सुरेखा साहू दी हैं, शिवानंद पांडे हैं, संजय कुमार गुप्ता हैं, अभिलाषा श्रीवास्तव हैं, पूजा अग्रवाल हैं, और मैत्रेयी जोशी भी
हैं, फिर सत्येंद्र प्रजापति जी हैं, अभिलाषा श्रीवास्तव जी हैं, रूपा राव जी हैं, फिर आशा सिंह बहुत अच्छा उन्होंने टिप्पणी की है कि कहते हैं ना कि समय के साथ स्त्रियों के जीवन में बहुत अंतर आया है, पर उनके सामने पुरुष अभी भी सीमित मानसिकता लिए हुए है। तो बिल्कुल सही कहा आशा आपने। और पर ऐसे ही बहुत पुरुष हैं जो इस बात को समझते हैं और अपनी संगिनी को पूरा साथ देते हैं। बहुत बहुत अच्छी बात कही आपने आशा जी। फिर पूर्णा शाह हैं, वो लिख रही हैं कि वी आर लकी टू बी बोर्न इन दिस जनरेशन वेयर द वर्ल्ड हैज बीन वेरी क्लोज एज कंपेयर टू व्हाट इट वाज अर्लियर। और अभिलाषा श्रीवास्तव जी हैं, ये सब हमारा समर्थन कर रही हैं। मिली दत्ता जी हैं, वो भी समर्थन कर रही हैं। आप सबका जो ये रिस्पॉन्स आ रहा है वो हमारे लिए आशीर्वाद की तरह है और ये कहीं ना कहीं हमें बढ़ावा देगा। तो मैं फिर से आशा की बात और अपर्णा दी आपकी बात पर जोर देना चाहूंगी कि जिस तरीके से हमारे इस आज पटल पर अनूप जी एक पुरुष महिलाओं की ये कर रहे हैं, हमें सपोर्ट कर रहे हैं, हमें गाइड किया, हमें टॉपिक्स दिए, हमें सोचने पर मजबूर किया, उसी तरीके से हमारे जीवन में भी है। जैसे आपने कहा कि पिता के रूप में है, भाई के रूप में है, जीवन साथी के रूप में, हमारे पुरुष मित्र के रूप में है जो कॉलेज में मिलते हैं, स्कूल में मिलते हैं या हर जगह। और बहुत ही अच्छी बात आज हुई है और इतने सारे सुबोध कुमार जी भी हैं हमारे साथ जुड़े हुए। फिर और लगातार सब हमारे जो लिटरेरी वॉरियर ग्रुप के लोग हैं और जो नए दर्शक हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका फिर से तहे दिल से धन्यवाद। अब जाते जाते समय ज्यादा नहीं रह गया है, मैं जाते जाते एक छोटी सी कविता जो है कहना चाहूंगी। वो अपर्णा दी से ही प्रेरित होकर कह रही हूँ क्योंकि इनकी कहानियां मैं पढ़ती हूँ, अनूप जी की कविताएं और उनकी भी कहानियां पढ़ती हूँ। तो उसमें जैसे ज्यादातर वो विमेन सेंट्रिक लिखती हैं। रेनू मिश्रा दी भी जुड़ गई हैं हमारे साथ, हम सबको गुड इवनिंग कह रही हैं, आपको भी गुड इवनिंग रेनू दी। तो अब छोटी सी मैं कविता सुनाना चाहूंगी उसी लाइन पे जो अपर्णा दी ने अभी कहा कि औरत ही औरत का समाधान है। तो उसमें ये कविता मैं काफी दिल के करीब है मेरे, तो वो मैं सुनाना चाहूंगी। वो कुछ इस तरीके से है कि एक बेटी है जो काफी जिज्ञासु है मेरी तरह। वो पूछती है कि माँ तू सुनाती है कथाएं अनेक, माँ तू सुनाती है कथाएं अनेक, देवों की, दैत्यों की, वेदों की, पुराणों की, रामायण की, महाभारत की। माँ एक सवाल है जो पल पल दिल में उठता है और ये नारी मन इसे स्वीकार नहीं कर पाता। द्रौपदी को श्री कृष्ण ने ही क्यों बचाया? द्रौपदी ने श्री कृष्ण को ही क्यों पुकारा? मतलब कि एक नारी ने पुरुष को ही मदद के लिए क्यों पुकारा? गांधारी भी तो थी महल में, गांधारी भी तो थी महल में, अपने आंखों की पट्टी खोलती तो उसका भी शरीर वज्र का बन जाता। फिर दुशासन तो क्या कोई महाबली उसे घसीट नहीं पाता। कुंती भी तो थी, कुंती भी तो थी शक्ति से ओतप्रोत, फिर क्यों हमने देखा एक पुरुष में ही शक्ति का स्रोत? कभी सोचा है हमने, कभी सोचा है हमने, ये गाथाएं हैं समाज का दर्पण। कल भी कोई स्त्री स्त्री की मदद नहीं करती थी, आज भी नहीं करती। जब तक एक औरत को नहीं समझेगी, उसके लिए मदद का हाथ नहीं बढ़ाएगी, कहीं कोई सास या ननद अपनी ही बहू या बेटी को जलाएगी, जो आज भी हो रहा है कहीं ना कहीं, जिस पर अपर्णा दी आपने भी कई कहानियां लिखी हैं। और सोचने वाली बात है, ये सारे रिश्ते ही स्त्रीलिंग है, सास, बहू, ननद, बेटी। तो हमने कभी सोचा है कि इसमें पुरुषों का तो नामो निशान नहीं, क्योंकि इतिहास गवाह है कि पुरुषों ने तो जुल्म किया ही नहीं, क्योंकि जो सच्चे पुरुष होते हैं वो तो जुल्म करते ही नहीं। ये गाथाएं हमें हर युग में एक ही सबक सिखलाएंगी। जब तक सुनसान सड़क पर चलती हुई द्रौपदी को बचाने कोई सीता, राधा या रुक्मणी नहीं आएगी, महाभारत हर दौर में अपने आप को दोहराएगी। महाभारत अपने आप को हर दौर में दोहराएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप सभी का जाने से पहले मैं एक बात कहना चाहूंगी। नारी जो है वो कहती है मैं संपूर्ण हूँ। कैसे? मैं नारी हूँ, महाशक्ति का अंश हूँ,
पुरुष शक्ति का पुंज हूँ। वाह। मैं महाशक्ति का अंश हूँ, पुरुष शक्ति का पुंज हूँ, सर्वश्रेष्ठ हूँ, स्वाधीन हूँ, स्वतंत्र हूँ, स्वच्छंद हूँ, पति की सहधर्मिणी हूँ, शिशु की जननी हूँ, सुखदायिनी हूँ, समय के ललाट पर लिखा सुख का मंत्र हूँ, स्वाभिमानी हूँ, तमाम जगत है कर्म क्षेत्र मेरा, अनेक किरदार निभाती हूँ पर अहंकार नहीं करती। तमाम किरदार निभाती हूँ पर अहंकार नहीं करती। मैं शक्तिशाली हूँ पर अत्याचार नहीं करती। बहुत खूब। खड़ग धारिणी काली हूँ, खड़ग धारिणी काली हूँ, निर्दोष पर वार नहीं करती, शत्रु संहार करती हूँ, दश प्रहारिणी धारिणी दुर्गा हूँ, नारी शक्ति जागृत करती हूँ। मैं भार्या हूँ, प्रेमदायिनी हूँ, माँ हूँ, ममता दायिनी हूँ, बहन हूँ, स्नेहदायिनी हूँ। मैं जग जननी हूँ, जीवन दायिनी हूँ, जल हूँ, जल हूँ, तृप्त करती हूँ, वायु हूँ, प्राणदायिनी हूँ, सुरभित हूँ, वन मालिनी हूँ, ज्योति हूँ, प्रकाशदायिनी हूँ, धरा हूँ, सृजनदायिनी हूँ, क्योंकि मैं भी माँ हूँ, मैं भी माँ हूँ। बहुत खूब, मतलब एकदम ममतामयी मोड़ दे दिया आपने। और अनूप जी, मैं आपसे भी सुनना चाहूंगी, लेकिन 1 मिनट लेना चाहूंगी, क्योंकि रूपा राव जो हैं वो काफी अच्छे कमेंट्स कर रही हैं। उनके अनुसार हर वॉरियर को समाज के सपोर्ट की आवश्यकता होती है, और उन्होंने ये भी कहा कि स्त्री अगर स्त्री की दुश्मन बनती है तो विनाश निश्चित है। तो ये बहुत अच्छी अच्छी बातें आप कह रही हैं। अभिलाषा श्रीवास्तव जी भी काफी अच्छी कमेंट्स कर रही हैं हम सबके लिए, और अपर्णा दी आपके लिए रूपा राव दी ने कहा है कि आपका वो सेंटेंस हिट हो गया है कि नारी ही नारी का समाधान है। तो उन्होंने वो रिपीट किया है, उसमें लिखा है। अब मैं बिल्कुल गुजारिश करना चाहूंगी कि हाँ दी बोलिए, आप कुछ बोल रही हैं। देखो, मैं ये बोल रही हूँ कि जैसे कि भ्रूण हत्या होती है और इसमें सास अगर बहू का साथ दे दे कि नहीं मैं भी माँ हूँ, तुम भी माँ हो, लड़की है, हमने भी जन्म लिया है माँ की कोख से, तो उसको कोई मर्द या पुरुष या उसका बेटा भी नहीं कहेगा कि हाँ तुम इसको अबॉर्ट करा दो। तो सबसे बड़ा सपोर्ट जो है वो नारी को, नारी का मिलना चाहिए, तभी सुखी संसार बनेगा और सुखी परिवार बनेगा। और अनूप सर, आपके बारे में बस मैं यही सुनना चाहूंगी आपसे आज कि आपकी कहानियां मैंने बड़ी पढ़ी हैं, और उन कहानियों का कोई एक छोटा सा वाकया अगर बताना चाहें तो जरूर बताएं। क्योंकि देखिए, आपने जितनी बातें हमें ऑफलाइन बताई थी, आज ऑनलाइन उतनी आप नहीं बता रहे हैं। टू द पॉइंट बोल के आपने किनारा ले लिया, लेकिन आप वापस आए पटल पर और सुनाए हमें। ये एकदम से तो मुझे इस तरह से ध्यान नहीं आ रही है बात जी, पर कुछ लिखी थी मैंने। एक बार एक कविता लिखी थी नारी पर, मैंने नारी की सुंदरता देखी, यौवन की चंचलता देखी वगैरह। तो उसके जो लास्ट के एक जो पैराग्राफ था उसका वो उससे, क्योंकि जब अपू जी ने कहा कि शक्ति के रूप पर दुर्गा रूप वहां पे काली बनाई, वो तो उस पर से जो चीज ध्यान में आई, मैंने अभी अपू जी बोल रही थी उसी समय उसको बाहर खींच निकाला कि याद तो रहता नहीं, पढ़ के सुना दूं आपको। तो उसका लास्ट का कांधे पे अवन उठाए है, अवन यानी अवनी यानी पृथ्वी। तो यहाँ पे पृथ्वी का अर्थ ये नहीं है कि फिजिकली पृथ्वी को उठा रखा है, यहाँ पे कि सारा घर संसार जो है वो उसके कंधों पर है। ये स्त्री के लिए कहा है कि कांधे पे अवन उठाए है, आंचल में प्रणव खिलाए। प्रणव है जिससे कि उत्पन्न हो रहा है सब। क्या बात है। तो कांधे पे अवन खिलाए उठाए है, आंचल में प्रणव खिलाए है, भव भूत भविष्य की काल बनी। जो कि तीनों हमारे जो भूतकाल भविष्य काल वर्तमान काल जो तीनों जो है, तो भव भूत भविष्य की काल बनी, गोदी में प्रलव सुलाए है,
गोदी में प्रलय सुलाए, तो ये काली है, ये शक्ति है। अगर आप शास्त्र भी देखें तो उसके अंदर जो है कि और कुछ नहीं है तब भी शक्ति रहती है। तो शक्ति का जो रूप है वो है नारी। और साइंस का भी मुझे शौक है, तो मैं साइंस के हिसाब से देखूं कि आज जिस तरह से साइंस बात कर रहा है कि एक फीमेल अपने आप से बच्चे को जन्म दे सकती है विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ मेल। कोई मेल अपने आप से बच्चे को जन्म नहीं दे सकता। बहुत बड़ी, वही मैं बोल रही थी, तो आगे कुछ कहने को नहीं है कि जो है वो वही। हाँ। और मतलब अनूप जी ने तड़का मार दिया इतने बढ़िया डिस्कशन के ऊपर। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। चैंपियंस ट्रॉफी का समय चल रहा है, इन्होंने बिल्कुल छक्का ही मारा है। ये इतनी बड़ी बात उन्होंने कही, उसके बाद हम कुछ नहीं कहे, निरुत्तर हैं। और बार बार इतना मैं जब अच्छा सुनती हूँ आप लोगों से, और इतने जो श्रोता और हमारे दर्शक हैं इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स जब हमें लिखते हैं, मुझे कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर बार बार धन्यवाद करने की इच्छा होती है इस प्लेटफॉर्म को, जो है लिटरेरी वॉरियर ग्रुप। जैसे इन्होंने बोला, क्या बोलते हैं, अनूप जी ने अंतिम लाइनें हैं उसी के साथ है कि LWG ने विश्व के कोने कोने से साहित्य प्रेमियों और साहित्यकारों को बुलाए हैं। तो वो जो आपका लाइन था, बस उसी में तुक जोड़ने की कोशिश की थी। और फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए ही नहीं, हमेशा से जो आप मार्गदर्शन करते आए हैं। और थोड़ी सी अगर मार्केटिंग की इजाजत है अपर्णा दी से लेना चाहूंगी, तो यही कहना चाहूंगी कि ये साहित्य का सफर जो है ये हमेशा चलता रहे, यही दुआ है मेरी, यही प्रार्थना है, और ये हमेशा चलता ही रहेगा। इतने दिग्गजों के साथ हम हैं, कभी कभी लगता है कि मैं काफी सुरक्षित हाथों में हूँ और सफर आसान कर दिया है आप लोगों ने। तो तहे दिल से आप सभी का धन्यवाद। जितने भी दर्शक हैं, मैं दोबारा नाम लूंगी तो शायद समय बहुत लग जाएगा, लेकिन हमारा भी बहुत बहुत धन्यवाद इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स देने का और हमको प्रोत्साहित करने का कि जो हम कर रहे हैं लोगों को पसंद आ रहा है, वो सबसे बड़ी बात। सबका बहुत बहुत आभार, नमस्कार, और रश्मि का भी बहुत बहुत आभार जिसने हमको यहाँ पे आज के कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया। बहुत बहुत धन्यवाद। प्यासा कुएं के पास गया था, सच कहा जाए तो इसीलिए मैं आभारी हूँ, ये आप मान लीजिए। चलिए, शुभ रात्रि आप सभी को। शुभ रात्रि, गुड नाइट।